पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा, उससे पहले देखा कि अंग्रेज आते हैं, उनका आगमन हुआ और उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपने शासन सत्ता कायम कर ली। ये स्थलीय क्षेत्रों पर शासन सत्ता कायम करने के साथ साथ इनकी जो महत्वाकांक्षा थी यहीं पर नहीं समाप्त हुई। इनका ये इरादा था कि हम संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा करें, चाहे वो जंगली क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो। स्थलीय क्षेत्रों के बहुत बड़े भूभाग पर इन लोगों ने तो कब्जा कर ही लिया था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मैसूर, इन सभी चीजों पर शासन सत्ता स्थापित करने के साथ साथ इन लोगों ने अपनी नीतियां भी लागू कर दी। अब इनकी जो मंशा इतनी प्रबल हो गई, बढ़ गई कि ये लोग दुर्गम क्षेत्रों में, जो दूर दराज क्षेत्र थे या पहाड़ी क्षेत्र थे, वहां पर भी अपनी नीतियां और अपनी शासन सत्ता चलाना चाहते थे। अब ये जब दूर दराज क्षेत्रों पर अपनी नीतियां लागू करना शुरू करते हैं, दूर दराज क्षेत्र अर्थात वहां पर जो जीवन था उसको हम लोग कहते थे आदिवासी। जो दूर दराज क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थे आदिवासी, जिन्हें सबसे पहले ठक्कर बप्पा ने क्या कहा, ठक्कर बप्पा ने इन आदिवासियों को सबसे पहले जनजातीय शब्द से संबोधित किया। सबसे पहले आदिवासियों को जनजातीय ठक्कर बप्पा ने कहा। जनजातीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा ने किया। इन आदिवासियों का जो अपना एक एरिया था, दूर दराज क्षेत्रों में ये रहते थे, तो इनका एक एरिया था, इनका अपना कानून था, इनका अपना कानून था, अपनी रीत रिवाजें थी, ये अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन ये अंग्रेज क्या करते हैं कि जब स्थलीय क्षेत्र से इन लोगों ने जब दुर्गम क्षेत्रों में भी अपनी शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और अपने नीतियों को लागू करने का प्रयास किया, तो ये आदिवासी जो थे, जो कोई भी बाहरी हो, अंग्रेज रहे हो या कोई भी बाहरी हो, उन्हें ये लोग दीकू कहते थे। आदिवासी जो है बाहरी लोगों को, चाहे वो अंग्रेज हो या भारतीय कोई भी रहा हो, उनको ये लोग दीकू कहते थे। तो जब इन अंग्रेजों ने इस दुर्गम क्षेत्र पर भी अपनी नीतियां लागू करने का प्रयास किया, तो ये आदिवासी अर्थात जनजातीय भड़क जाते हैं और ये विरोध स्वरूप किए गए आंदोलन जो जनजातियों ने किया, या हम यूं कहें कि इनके अंग्रेजों के खिलाफ जो किसान आंदोलन थे या सामान्य नागरिकों के आंदोलन थे, आज की क्लास में हम लोग इसी को देखने का प्रयास करते हैं कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। अगर हम सभी चीजों को आज की ही क्लास में देखने का प्रयास करेंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और साथ में जो है सभी मैटरों को हम लोग छू नहीं पाएंगे। इसलिए आज की क्लास में हम लोग केवल क्या देखते हैं कि आदिवासियों का जो विरोध था, आदिवासी या जनजातियों का जो विद्रोह था उसको देखते हैं और कुछ जो है नागरिक विद्रोहों को भी देखने का प्रयास करते हैं। इन सभी चीजों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कूका आंदोलन। ये कूका आंदोलन चालू कब हुआ, तो ये 1840 ईस्वी में ये शुरू होता है और ये 1872 ईस्वी में ये जाके समाप्त होता है। इसको शुरू करने वाला कौन था, तो ये भगत जवाहर मल थे। भगत जवाहर मल, ये पंजाब वाले क्षेत्र में इसको शुरू किया इन्होंने। ये भगत जवाहर मल को और क्या कहा जाता था, तो भगत जवाहर मल को सेन साहब के नाम से भी जाना जाता था। सेन साहब भी इनको कहा जाता था। इन्होंने जब शुरू किया कूका आंदोलन को, तो ये एक धार्मिक रूप में था। ये कूका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ तो ये धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। धार्मिक आंदोलन, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं उसको समाप्त किया जाए, जो भी कमियां हैं उसमें सुधार किया जाए। उसके बाद ये कुछ समय जब बीतता है 1863 ईस्वी के आसपास, ये 1863 ईस्वी आते आते एक आते हैं राम सिंह कूका। राम सिंह कूका ने क्या किया कि इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दे दिया।
अब ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कौन सा ऐसा धर्म था या कौन सा ऐसा आंदोलन शुरू हुआ कि जो प्रारंभ में धार्मिक रूप से था, अर्थात किसी धर्म के कमियों को समाप्त करने के लिए आंदोलन चला था, कूका आंदोलन। लेकिन वही आंदोलन बाद में राजनीतिक रूप धारण कर लिया, तो वो कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। इसको राजनीतिक रूप किसने दिया? तो 1863 ईस्वी में राम सिंह कूका ने इसे राजनीतिक रूप दे दिया, जिसे राम सिंह कूका को पकड़ लिया जाता है और इसे रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों के विरोध स्वरूप एक आंदोलन होता है भील आंदोलन। भील आंदोलन, ये आंदोलन दो जगह पर होता है। एक पहला भील आंदोलन और दूसरा भील आंदोलन। एक कहां पर होता है? एक राजस्थान वाले एरिया में होता है, राजस्थान, और दूसरा जो है महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है। इन दोनों जगहों पर क्या ऐसा कारण बना कि जिससे इन भीलों ने अब बगावत करना शुरू कर दिया? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये राजस्थान वाले एरिया में क्या हुआ था। तो राजस्थान वाले एरिया में क्या था कि अंग्रेजों ने एक तिसाला नामक भूमि कर लागू कर दिया। भूमि कर अर्थात इन्होंने कहा कि हम भूमि पर जो है अब टैक्स लेंगे। अभी तक क्या था कि राजस्थान में जो है इनको कर नहीं देना पड़ता था, तिसाला नामक भूमि कर लगा दिया। अब इससे जो है किसानों का या आदिवासियों का शोषण शुरू हो गया, तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। साथ में क्या था? राजस्थान एरिया में एक डाकन प्रथा थी। डाकन प्रथा, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि ये डाकन प्रथा है क्या? डाकन अर्थात जैसे अभी गांव में देहात में कहते हैं डायन, ये डायन प्रथा। किसी औरत को जो है लोग डायन या भूत प्रेत से पीड़ित कह के जो है उसे प्रताड़ित करते थे, उसे कहते थे डाकन प्रथा। तो ये राजस्थान वाले एरिया में डाकन प्रथा भी चल रही थी। साथ में सती प्रथा भी यहाँ चल रही थी। राजस्थान वाले एरिया में डाकन प्रथा और सती प्रथा दोनों चल रही थी, और एक नया तिसाला कानून भी इन लोगों ने लागू कर दिया था। सरकार ने सोचा कि ये जो डाकन प्रथा है, किसी भी मजबूर औरत को या किसी को भी आप ऐसे ही कह दीजिए कि वो डायन है, तो ये प्रताड़ित करने का जो तरीका है, ये कुप्रथा है, इसके समाप्ति के लिए सरकार ने कुछ नियम बना दिए। अब जब नियम बना दिए तो इन लोगों को, जो राजस्थान के एरिया में रहने वाले भील थे, उन्हें खराब लगा कि हमारे मामले में, अभी हमने पीछे ही कहा था कि इनके अपने नियम और इनके अपने कानून होते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो बाहरी हैं, अर्थात ये दीकू हैं, ये अंग्रेज जो दीकू हैं, तो इन लोगों ने हमारे जो परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उसमें ये लोग दखलंदाजी कर रहे हैं, ये ठीक काम नहीं है। इस तरीके से इन सभी चीजों को लेके इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। सरकार ने इस कुरीति को समाप्त करने का प्रयास किया। तो दौलत सिंह के नेतृत्व में, दौलत सिंह के नेतृत्व में ये राजस्थान के एरिया वाले भीलों ने आंदोलन कर दिया। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र वाले में क्या ऐसा हुआ कि जो भीलों ने आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। तो महाराष्ट्र में जो है खान एरिया था, महाराष्ट्र में खान एरिया, यहां पर जो है भील निवास करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो इनके यहां से प्रथाएं थी या व्याप्त बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए कानून बना दिए, कानून बना दिया। अब कानून जो बना तो उस जो पहले से प्रथाएं चल रही थी वो समाप्त होना शुरू हो गई। अब यहाँ के खान एरिया के, जो महाराष्ट्र एरिया का जो भील था, वो इस विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये भीलों ने महाराष्ट्र में जो है आंदोलन कर दिया। यहाँ से पेपर में क्या प्रश्न पूछता है कि महाराष्ट्र में जो भीलों ने आंदोलन किया था उसको किसने समर्थन दिया था? तो इसको मराठों ने समर्थन दिया। इस आंदोलन को मराठों ने समर्थन दे दिया। इसके बाद इनका एक विद्रोह होता है, रामोसी विद्रोह जिसे हम कहते हैं। ये रामोसी विद्रोह, ये रामोसी विद्रोह हुआ कहां? तो ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के रामौसी में हुआ, रामौसी में हुआ। यह हुआ कैसे? तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी यहां पर कमियां थी उसको अपने कानूनों के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया, कानून लागू करने का प्रयास किया कि भाई जो भी व्याप्त बुराइयां हैं, सामाजिक दोष हैं, उसको समाप्त किया जाए।
तो इन लोगों ने क्या देखा कि हमारे मामले में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। फिर इन्हीं का कुछ नेतृत्व करने वाले लोगों ने इनको भड़काया, जैसे चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय, पेटकर। इन लोगों ने क्या कहा कि ये जो बाहरी हैं, ये लोग जो दीकू हैं, ये हमारी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये चीज गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। नरसिंह दत्तात्रेय और पेटकर और चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामौसी के जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। ये विद्रोह हुआ कब? रामौसी वाला विद्रोह, जैसे चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय, पेटकर ने इन लोगों को कब भड़काया कि हमारे नेतृत्व में हम भाई विरोध करेंगे, ये कब हुआ? तो ये 1822 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ। 1822 ईस्वी में इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की बिगुल बजाई। आप लोगों को याद होगा कि अंग्रेजों की एक नीति थी हड़प नीति। हड़प नीति का जो है ये कि हाँ नमूना इन लोगों ने प्रस्तुत किया। हुआ क्या कि ये कर्नाटक एरिया में, कर्नाटक का एरिया था, वहां का कर्नाटक का चिट्टूर, स्थानीय चिट्टूर का स्थानीय शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु जब होती है तो उससे पहले उसने क्या किया था कि एक पुत्र गोद ले लिया था, गोद ले लिया। अब अंग्रेजों ने क्या देखा कि राजा की मृत्यु हो गई, अंग्रेजों ने कहा कि जो आपने गोद लिया है हम उसे उत्तराधिकारी नहीं मानते। अंग्रेजों ने उसको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया कि भाई हम राजा की मृत्यु के बाद अब उसका लड़का है नहीं और गोद लिए हुए लड़के को हम उत्तराधिकारी नहीं मानते। इस तरीके से 1824 ईस्वी में किट्टूर का जो राजा था उसकी विधवा पत्नी अर्थात चिन्नावा ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम कहते हैं किट्टूर का विद्रोह। इसे किट्टूर का विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेजों ने यह सोचा कि ये जो दूर दराज क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, अगर हम यहां पर रोड बना देंगे, सड़कें बना देंगे तो इस एरिया का विकास हो जाएगा। लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों ने यह सोचा कि ये जो बाहरी हैं, अंग्रेज हैं, जिन्हें हम इन लोग दीकू कहते थे, इन लोग अगर हमारे एरिया में इसी तरह के सड़कें बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारे जो जंगल है, झाड़ियां हैं, ये लोग काट के साफ कर देंगे, जिससे हमारा रहन सहन में परिवर्तन होगा। इस तरीके से इन लोगों ने अंग्रेजों के सड़क बनाने की नीति का विरोध किया। और कौन सा विद्रोह किया? खासी विद्रोह। यह विद्रोह कहां पर हुआ? यह मेघालय क्षेत्र में हुआ। मेघालय क्षेत्र में हुआ क्यों? तो ये अंग्रेज जो थे ये सड़क बनाने का प्रयास कर रहे थे कि हम यहाँ पर सड़क बना देंगे और इससे इस एरिया का विकास हो जाएगा। तो इस तरीके से 1828 ईस्वी में तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भाई इधर सड़क वड़क कुछ नहीं बनेगी, हमारे जैसे है हमको वैसा ही रहना चाहिए, हम इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में इन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध स्वरूप आंदोलन कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं खासी विद्रोह। विशाखापट्टनम क्षेत्र में जो है विशाखापट्टनम क्षेत्र में एक आंदोलनकारी था कोर्रा मलैया। ये 1900 ईस्वी के आसपास इसने क्या कहा कि ये अंग्रेज जो विदेशी हैं इन्हें बाहर खदेड़ो। विशाखापट्टनम क्षेत्र में जो कोर्रा मलैया था उसने 1900 ईस्वी के आसपास अपने समर्थकों से ये कहा कि ये जो अंग्रेज हैं इनको बाहर खदेड़ो, इनको बाहर भगाओ और अपनी सत्ता हम लोग स्थापित करेंगे, अपनी सत्ता कायम करेंगे। इस तरीके से इन लोगों ने कोर्रा मलैया के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जैसे हम कहते हैं कोंडा डोरा का विद्रोह। ये खोंडा डोरा का विद्रोह कहां पर हुआ था? तो विशाखापट्टनम क्षेत्र में हुआ था। किसके नेतृत्व में? कोर्रा मलैया के नेतृत्व में 1900 ईस्वी के आसपास। ये बस इनका यही विरोध था कि अंग्रेज जो ये बाहरी आए इनको खदेड़े और अपनी सत्ता स्थापित किया जाए। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ये
बुराइयां थी या कुछ नए सुधार करना चाहते थे, उसको अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया। जैसे वो लोग ये चाहते थे कि ये लोग भी नई दुनिया से जुड़ जाएं, लेकिन हम लोग क्या थे कि एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आदिवासी क्या थे कि जहां थे वहीं वो स्वयं को अच्छा महसूस कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, कौन सा, रंपा क्षेत्र, यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि नए जंगल कानून बना दिए। नए जंगल कानून अर्थात आप जंगलों का जो है नुकसान करेंगे या पेड़ काटेंगे या पेड़ों का उपयोग करने के लिए इन लोगों ने ऐसे ही नहीं कि कोई भी जाके जंगलों से पेड़ काट लीजिए। पहले क्या था कि आदिवासी कभी भी जब भी मर्जी करता तो अपने हिसाब से पेड़ काटते थे या जंगली जानवरों को मारते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक नया जंगल कानून बना दिया। साथ में वहां पर जो ये रंपा क्षेत्र में जमींदार थे, जमींदार, उन लोगों ने इनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, भूमि कर लेना शुरू कर दिया, जिससे इस एरिया के लोग विरोध करना शुरू कर दिए कि भाई नया जंगल कानून आ गया, मामला हमारा, हम यहाँ के रहने वाले, हमने इस जंगल को पनपाया, सींचा और इसको मजबूत किया, अब आके ये लोग नया नया कानून लागू हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में, हमारे रहन सहन के तरीके में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप 1879 ईस्वी में राजू रंपा के नेतृत्व में ये विद्रोह हो गया, जिसे हम कहते हैं रंपा का विद्रोह। छोटा नागपुर वाले एरिया में अंग्रेजों ने क्या किया कि जो चावल से नशीली शराब बनती थी, छोटा नागपुर वाले एरिया में चावल से ये लोग आदिवासी क्या करते थे, नशीली शराब बनाते थे। उस नशीली शराब पर सरकार ने क्या किया, रोक लगा दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, आप नशीली शराब नहीं बना सकते चावल से। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये सोचा कि जो हमको बनी बनाई चीज हम स्वयं बना के अपने उपयोग का चीज बनाते थे, उस पे ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये तो भाई सरासर गलत है। तो इस तरीके से इन लोगों ने कहा कि आप हमारी जो चीजें हैं उसमें आप लोग क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। ये अंग्रेज नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, चावल से जो नशीली शराबें बन रही है ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, आप लोगों का स्वास्थ्य जो है जरूरी है। लेकिन इनको लगा कि ये हमारी चीजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे ऊपर ये कब्जा जमा रहे हैं। इस तरीके से 1829 ईस्वी में बुद्धो भगत, गंगा नारायण के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम कहते हैं कोल विद्रोह। अब हम देखते हैं कि मुंडा विद्रोह, उल्लेखनीय विद्रोह या महाविद्रोह। मुंडा विद्रोह, उल्लेखनीय विद्रोह या महाविद्रोह। ये हुआ क्यों, कहां पर हुआ, तो ये छोटा नागपुर, छोटा नागपुर अर्थात ये बिहार में ये हुआ क्यों ये विद्रोह, तो यहां पर एक सामूहिक खेती प्रचलित थी, लोग सामूहिक खेती करते थे, जिसे कहा जाता था खूटी कुट्टी। खूटी कुट्टी ये सामूहिक खेती थी। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि खूटी कुट्टी है क्या, तो ये एक सामूहिक खेती थी। अंग्रेजों ने या जमींदारों ने क्या किया कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप सामूहिक खेती खूटी कुट्टी नहीं कर सकते। जमींदारों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या हुआ कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने इसका विरोध कर दिया।
बिरसा मुंडा ने इसका विरोध किया। और कैसे विरोध किया? बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया। उसने कहा अपने अनुयायियों से कि आप लोग चिंता मत करिए, सीधे सीधे ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमको क्या अपना दूत बना के भेजा है कि आप अपने साथियों का जो है शोषण हो रहा है उसका विरोध करिए। इस तरीके से बिरसा मुंडा ने लोगों को समझाने में सफलता पाई। बिरसा मुंडा ने और क्या कहा कि आप जो है सिंह बोंगा की पूजा करिए, सिंह बोंगा की पूजा करिए, जिससे ईश्वर प्रसन्न होगा और हम आपका कार्य करेंगे। तो इसने, बिरसा मुंडा ने इस चीज का विद्रोह करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग जो पहले से करते आ रहे हैं उसको करेंगे। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी या महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक थी? तो इसी मुंडा विद्रोह, उल्लेखनीय विद्रोह या महाविद्रोह में महिलाओं की भूमिका अत्यधिक थी। महिला जो है इसमें अत्यधिक सक्रिय रूप से भागीदार थे। 1916-17 ईस्वी में तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले एरिया में कुछ बुद्धिजीवियों ने विरोध के स्वरूप दूसरी चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। किस चीज का विरोध किया? तो इन लोगों ने जो ब्राह्मणों को प्राप्त विशेषाधिकार था उसका विरोध किया। किसने विरोध किया? तो टी.एम. नायर, पी. त्यागराज, सी.एन. मुदलियार, सी.एन. मुदलियार, इन लोगों ने क्या कहा कि जो ये ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में है, शिक्षा क्षेत्र में है, राजनीति में है या धार्मिक क्षेत्र में है, इन क्षेत्रों में जो ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त है ये गलत है। यहां इन लोगों ने क्या किया कि कहा कि ये जो विशेषाधिकार है ये समाप्त होना चाहिए, और अपनी बातों को फैलाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक जस्टिस नामक पत्रिका निकाला, एक जस्टिस नामक अखबार निकाला। इसलिए इस आंदोलन को कहते हैं जस्टिस आंदोलन। जस्टिस आंदोलन के माध्यम से इन लोगों ने ब्राह्मणों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध किया, और इस आंदोलन में व्यापारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। व्यापारी वर्ग जो था इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये जो ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सभी लोग समान हैं, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, क्योंकि सभी को ईश्वर ने बना के भेजा हुआ है। ये यहाँ पर आके केवल विशेषाधिकार का स्वयं से प्रयोग कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। 1920 ईस्वी के दशक में, 1920 ईस्वी के दशक में ई.बी. रामस्वामी नायकर इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। ई.बी. रामस्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने क्या किया कि 1920 ईस्वी के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो ये ब्राह्मण वर्ग है ये हमारा शोषण कर रहा है, ये गलत है। जैसे शादी विवाह में आते हैं और ये हमको परेशान करते हैं, ये काम करो, बिना ब्राह्मणों के शादी विवाह शुरू कर दो। साथ में हमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, वहां पर हमें यह कहा जाता है कि आप अछूत हैं, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक काम करिए जाए, जबरन मंदिरों में प्रवेश किया जाए, मंदिर में जबरन प्रवेश किया जाए। और क्या है कि ये जो मनुस्मृति है जो हम लोगों के लिए समस्या खड़ी करके रखी है, मनुस्मृति, इसको जला दो, ना ये रहेगी ना हमारे लिए समस्या खड़ी करेगी। मनुस्मृति को जलाने का किसने आदेश दिया? तो ई.बी. रामस्वामी नायकर और पेरियार ने अपने समर्थकों से ये कहा कि इस मनुस्मृति को ही जला दो। इन्होंने क्या किया? पेपर में प्रश्न क्या पूछता है कि किसे सच्ची रामायण की रचना करने वाला कहा जाता है? तो ई.बी. रामस्वामी नायकर को सच्ची रामायण की रचना करने वाला कहा जाता है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने तमिल भाषा में
तमिल भाषा में रामायण की रचना कर दी। इस रामायण को ही सच्ची रामायण कहा जाता है, जिसको ईवी रामस्वामी नायकर पेरियार ने तमिल भाषा में लिखा था। उड़ीसा क्षेत्र में पाइक एरिया जो था, उड़ीसा क्षेत्र में पाइक निवास करते थे। पाइक, इन लोगों को क्या था कि लगान मुक्त भूमि मिली थी कि आप जिस भूमि पर खेती कर रहे हैं यहां पर आपको लगान नहीं देना है। लेकिन अंग्रेज जो आते हैं, अंग्रेज चूंकि व्यापारी थे, प्रारंभ से उनकी नीयत क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा के हम धनाढ्य होकर यहां से चले जाएं अपने देश इंग्लैंड। तो इनको क्या लगा कि इन्हें जो उड़ीसा क्षेत्र में जो पाइकों को लगान मुक्त भूमि मिली हुई थी ये गलत है। अगर आप भूमि से खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको उसको लगान देना होगा, उसका कर देना होगा। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि इनसे कहा कि आप कर दीजिए। जब पाइकों से अंग्रेजों ने कर लेने का फैसला किया तो 1817 ईस्वी में इसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसके नेतृत्व में पाइकों ने विरोध करना शुरू कर दिया? तो जंगबंधु के नेतृत्व में। इसने क्या कहा कि अभी तक हमें जो है लगान मुक्त भूमि मिली हुई थी, हम टैक्स वैक्स कुछ नहीं देंगे। इस तरीके से 1817 ईस्वी में विद्रोह हो गया उड़ीसा क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं पाइक विद्रोह। हम देखते हैं कि खोंडा विद्रोह क्यों हुआ था। ये किस एरिया में हुआ था? तो ये भी उड़ीसा क्षेत्र में ही हुआ था। उड़ीसा क्षेत्र में ये विद्रोह क्यों हुआ? तो यहां पर एक प्रथा प्रचलित थी, नर बल प्रथा। आदमी की ही बल दी जाती थी। इस नर बल प्रथा को क्या कहा जाता था? मोरिया। ये मोरिया क्या था? जिस व्यक्ति की बल दी जाती थी, जिसे जो है बल देने के लिए तैयार किया जाता था, उसे कहा जाता था मोरिया। आजकल है जैसे कि बकरे को या किसी ऐसा जानवर है, मुर्गा है, उसको काटने के पहले जो है ये जैसे किसी चढ़ाना होता है तो उसको सजाया जाता है। तो उसी तरीके से जिस व्यक्ति को जिस भी नर आदमी अर्थात आदमी को बल देने के लिए तैयार किया जाता था, जिसकी बल देनी होती थी, उसे मोरिया कहा जाता था। इस मोरिया के माध्यम से ये लोग क्या कहते थे कि अगर नर की बल दे दी जाएगी तो भगवान खुश हो जाएंगे। अंग्रेजों को ये लगा कि ये तो गलत है, कोई भगवान खुश नहीं होता, ये तो सरासर किसी के साथ ज्यादती है। इन लोगों ने क्या किया कि इसका विरोध किया और कहा कि हम ऐसा कानून बनाते हैं कि अगर किसी ने भी किसी भी आदमी की हत्या की तो उसको सजा दिया जाएगा। अब यहां पर जो उड़ीसा क्षेत्र वाले एरिया में आदिवासी थे, उन लोगों ने सोचा कि अरे ये तो हमारे प्रथा पर ही कुठाराघात है, हमारे ईश्वर तो नाराज हो जाएंगे, हमारे भगवान जो है नाराज हो जाएंगे, हम लोगों का कहीं भी ठिकाना नहीं लगेगा। इस तरीके से इन लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में 1846 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। 1813 ईस्वी के आसपास एक विद्रोह होता है, 1813 ईस्वी में, जिसे हम कहते हैं पागलपंथी विद्रोह। ये चलता कब तक है? 1831 ईस्वी तक ये चलता है। ये पागलपंथी विद्रोह अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। अर्धधार्मिक अर्थात आधा राजनीतिक ये आंदोलन था, आधा राजनीतिक था और आधा धार्मिक था। आधा राजनीतिक और आधा धार्मिक। इसको शुरू किसने किया था? तो इसको करम शाह ने शुरू किया था। इन लोगों का क्या विचार था कि ये जो जमींदार हैं, ये जमींदार जो अब हमारे ही बीच के जो जमींदार बन के बैठे हुए हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती के साथ जो कर वसूलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी है सब समान है। कर आपको लेना है तो आप आसानी से आके कर लीजिए, लेकिन अगर हमारे पास है नहीं तो आप मान जाइए कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम कर देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जमींदार क्या है कि मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ये हमारा शोषण करते हैं कि आप इतना नहीं, इतना टैक्स दीजिए, इतना कर दीजिए, जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि एक विरोध करने का फैसला किया। करम शाह के नेतृत्व में विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में
इनका लड़का इस विरोध का नेतृत्व करता है। लड़का कौन था? टीपू मीर ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। टीपू मीर ने बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अब हम देखते हैं फरेजी आंदोलन। ये 1820 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में चला। बंगाल वाले एरिया में फरेजी आंदोलन चला। यहां फरेजी आंदोलन चला क्यों? कि इन लोगों का यह विचार था कि ये जो अंग्रेज हैं इनको भगाया जाए। अंग्रेज हैं, इनको भगा दिया जाए। किसके नेतृत्व में इन लोगों ने यह योजना शुरू किया? दादू मीर। दादू मीर के नेतृत्व में इन लोगों ने यह फैसला किया कि बंगाल क्षेत्र में जो अंग्रेज आकर निवास कर रहे हैं, आगे बस गए, अपनी शासन सत्ता चला रहे हैं, यह गलत है, इनको भगाया जाए क्योंकि ये विदेशी हैं। इनको हटा के पुनः क्या किया जाए? मुस्लिम सत्ता स्थापित की जाए बंगाल वाले एरिया में। इन लोगों ने और क्या किया? लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि ये जो जमींदार हैं, जमींदार ये हमारा शोषण कर रहे हैं, और शोषण करने के साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमको परेशान भी कर रहे हैं। तो ये दादू मीर ने क्या किया कि किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने एक नारा दे दिया। नारा क्या दिया? कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है, कोई जमींदार उम्मीदार कुछ भी नहीं है, ये शासक वोसक कुछ भी नहीं है। समस्त भूमि का मालिक जो है केवल खुदा है। खुदा के अलावा कोई और दूसरा मालिक नहीं है। अर्थात हम खुदा के अलावा किसी और को, दूसरे को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो कुछ भी है सब खुदा का है। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि किस आंदोलन में यह नारा दिया गया था कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है? तो वो फरेजी आंदोलन था। ये बंगाल क्षेत्र में 1820 ईस्वी में चला था। अब हम देखते हैं कि ये बिहार के भागलपुर जिले में एक जो है विद्रोह हुआ था, जिसे हम कहते हैं सांथाल विद्रोह। ये कहां हुआ? बिहार के भागलपुर जिले में। यह विद्रोह हुआ क्यों? विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि अभी तक इन्हें कर मुक्त भूमि मिली हुई थी कि आप केवल खेती करिए, आपको देना होना किसी को कुछ नहीं है। लेकिन अंग्रेज जब आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि आपको कर देना है। अभी तक आपने जो भी लगान नहीं दिया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर अब आप खेती करते हैं तो आपको कर देना ही देना होगा। इस तरीके से इनको ये लगा कि अब हमारा शोषण शुरू होगा। इन्होंने शोषण का विरोध करने का फैसला किया। 1855 ईस्वी में दो नेतृत्वकर्ता हुए, एक सीधू और दूसरा कान्हू। इन लोगों ने क्या कहा कि हमारे मामले में हस्तक्षेप हो रहा है, ये गलत है। इन लोगों ने सोचा कि अगर हम भी चुप रहेंगे तो ये अंग्रेज जो है शोषण का हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिसके लिए हम लोग बाध्य होंगे। तो सीधू और कान्हू ने अपने अनुयायियों से कहा कि इन अंग्रेजों का विरोध किया जाए। अगर इनका विरोध नहीं किया गया तो आप समझिए कि हमारा पतन सुनिश्चित है। सीधू और कान्हू ने लोगों को भड़काया, और लोगों को भड़काने के बाद बिहार के भागलपुर एरिया में एक विद्रोह हो गया जिसे सांथाल विद्रोह कहा जाता। पेपर में यहां से प्रश्न नहीं पूछता, पेपर में यह पूछता है कि कौन सा विद्रोह 1857 ईस्वी की क्रांति का गामी था। 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वगामी आंदोलन कौन था? तो यह सांथाल विद्रोह 1857 ईस्वी की क्रांति का पूर्वगामी था। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि ये तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहा कि जो भी भ्रमण के लिए जा रहा है, तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, उससे टैक्स देना होगा। टैक्स अर्थात ये लोग सोचते थे कि जितने भी लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा दर्शन करने, अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करने, उनसे कुछ न कुछ वसूला जाए। तो इन लोगों ने 1763 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। अब बंगाल क्षेत्र में था, बंगाल क्षेत्र में जो शंकराचार्य के अनुयायी थे,
सनातन धर्म का जो प्रमुख होता था शंकराचार्य, उसके अनुयायियों ने क्या किया कि विरोध कर दिया कि ये तो भाई गलत है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले से कहीं भी आना जाना पूजा पाठ करने की हमको छूट थी, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं कि अगर हम कहीं तीर्थ पर जा रहे हैं, कहीं अपने किसी मंदिर में पूजा आराधना करने या दर्शन करने अपने भगवान की जा रहे हैं, तो आप उसके बदले हमसे पैसा वसूलेंगे, ये तो गलत है। इस तरीके से 1763 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में शंकराचार्य के अनुयायी थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है, सन्यासी विद्रोह। इस सन्यासी विद्रोह को 1800 ईस्वी तक आते आते इसे समाप्त कर दिया। समाप्त किसने किया? वारन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। वारन हेस्टिंग को इस सन्यासी विद्रोह का समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है कि वारन हेस्टिंग ने इसे 1800 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इस सन्यासी विद्रोह से जो पेपर में प्रश्न निकल के आता है वो सबसे क्या प्रमुख क्या होता है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम में, 19वीं शताब्दी के आखिर में एक किताब लिखी गई थी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखी थी आनंद मठ। इस आनंद मठ का जो कथानक था वो ये सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित था। आनंद मठ का जो कथानक है सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित था। और यहां से एक चीज और पेपर पर निकलता, हम लोग पहले पीछे क्लासों में देख लिए हैं कि आनंद मठ, जो आनंद मठ का ये में लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, कहां पर रचना है? ये आनंद मठ से लिया गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कि इससे आगे जो विद्रोह हुए, जैसे आज हम लोगों ने देखा जनजातीय आंदोलन, साथ में कुछ नागरिक आंदोलन भी देख लिया। अगली क्लास में हम लोग देखते हैं कि किसानों ने क्यों विरोध किया था या उस विरोध स्वरूप उनको क्या प्राप्त हुआ था। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।